हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पाथ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अध्यायवार प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आ पहुँचे हैं मौर्योत्तर काल तक। दोस्तों, मौर्य वंश अब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता देख लिया, ठीक है। धार्मिक आंदोलन देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। मगध का उत्कर्ष देख लिया हम लोगों ने। आइए अब चलते हैं हम लोग मौर्योत्तर युग पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक देखिए, महानंदन, नंदीवर्धन जिसको कहा गया है, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक था वो नंदीवर्धन, यहाँ महानंदन था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? देखिए, भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, सब ये शिलालेख अशोक के हैं, लेकिन इसमें जो है मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें जो है अशोक का नाम उल्लेखित है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। उस समय सिकंदर जब आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन था? घनानंद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में शासक का नाम है, सूची 2 में आपका वंश है कि कौन किस वंश से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए मिलाते हैं। बिम्बिसार दोस्तों किस वंश से संबंधित था? ये था आपका हर्यक वंश से, ठीक है। एक वन ही रहेगा। कालाशोक शिशुनाग वंश से, ठीक है। महापद्म नंद नंद वंश का था दोस्तों, और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो अब देख लीजिए आंसर 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है? ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया है और एक तरफ उसका जो है आपका आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मगध है, तो मगध जो क्षेत्र है था वो इलाहाबाद का था, ठीक है। वस्त जो था वो आपका पटना, वो गया वाला ज़िला था। कौशल जो था वो आपका मालवा वाला क्षेत्र था, और अवंती जो था वो अवध का क्षेत्र था, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका कौन सा होगा। 2 1 4 3 दोस्तों, 2 1 4 3 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी, ठीक है। 6 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है, किससे बना हुआ है? ठीक है, मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। रेड जो सैंडस्टोन होता है उससे बना हुआ है जितनी भी मूर्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? इनमें से बताना है आपको कि कनिष्क के समय में इनमें से कौन थे। तो दोस्तों, कनिष्क के समय में नागार्जुन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, बुद्ध घोष नहीं थे दोस्तों। यानी 2 3 4 इसका सही होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था, जो पेशावर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सीधे जनता से बात करता था, जनता के संपर्क में रहता था, उनके दुख सुख को समझता था, ठीक है। और वो ऐसा शासक था अशोक, ठीक है। इसीलिए अशोक को अशोक महान भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग को जीतने के बाद जो है कलिंग में बहुत सारा रक्तपात हुआ, और वो देख करके काफ़ी उसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सांची जो है ये सांची स्तूप है ये, ठीक है। और बौद्धों के लिए ये प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन काल में यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, इन्होंने ऐसे बारी बारी से भारत पर आक्रमण किया, यूनानी, शक और कुषाण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम 4 सैनिक जो शासन था, मिलिट्री गवर्नरशिप, व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रीकों द्वारा। ये याद रखिएगा कि सैनिक जो है, ठीक है, सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, कौन सा भारत यूनानी राज्य था? और वो था आपका बैक्ट्रिया। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, तो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का जो सही वर्णन है वो है आपका प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन, केंद्रीय एकाधिपत्य, या प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, या निर्देशित लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही कालानुक्रम है, पहले आपका आएगा नंदवंश, ठीक है, फिर मौर्य आएगा, फिर शुंग आएगा, फिर कण्व आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? सम्राट अशोक की वह पत्नी, ठीक है, बताना है, जिसने उसको बहुत ही प्रभावित किया, और वो थी दोस्तों कारुवाकी। क्या नाम था उसका? कारुवाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो उसमें जो है उसने जितने भी अभिलेख लिखवाए अधिकतर जो है मागधी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? विद्रोहियों को कुचलने के लिए, ठीक है, ये भेजा था उसने तक्षशिला। ठीक है, बी ऑप्शन तक्षशिला, ये वहीं जहाँ चाणक्य शिक्षक थे। ठीक है, कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से किसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से सबसे प्रसिद्ध कारण क्या था? इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इसका जो था आपका कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये इसकी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा था। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का सबसे अधिक संग्रह है? ठीक है, तो किस संग्रहालय में है? ये है आपका मथुरा संग्रहालय में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। मथुरा संग्रहालय में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कुषाण के समय की मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में रखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ शासक है और एक तरफ उसकी उपाधि है। तो अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, ए का 5 होगा। फिर उसके बाद कनिष्क आ जाएगा। ठीक है, कनिष्क जो था, कनिष्क देवपुत्र कनिष्क। ठीक है, ए का 4 हो जाए, बी का 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका सी है खारवेल। ठीक है, खारवेल तो हो जाएगा आपका कलिंग चक्रवर्ती। खारवेल कलिंग चक्रवर्ती हो जाएगा, यानी सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो 5 4 2 1 इसका सही, 5 4 1 1 1 1 5 4 2 1 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 5 4 2 दोस्तों कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा गया है। डी का 3 होगा। ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन नहीं, इसका होगा आपका बी ऑप्शन नहीं, इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 5 4 2 3। ठीक है, 2 3 लगाएंगे यहाँ पे,
3, ठीक है, 3 होगा, टीका 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिका किस भाषा में है? इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक, ठीक है, वो है आपका यूनानी भाषा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों। विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? विक्रम संवत शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ए का 4 से मिलाएंगे, ए का 4 से मिलाएंगे, बी का आप मिलाएंगे शक संवत 78 ईस्वी, ठीक है, बी का आपका हो जाएगा 3, और आपका सी हो गया गुप्त संवत 320, सी जो हो जाएगा आपका 2 से मिलाएंगे 320, और काली संवत्सर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व, यानी आपका सी हो गया आपका 2 और डी हो गया आपका 1, यानी 4 3 2 1, यानी आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, ठीक है। अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिसमें 44 राजाओं का वर्णन मिलता है। वह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। इसका जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है? तो वो सही है दोस्तों, इसको मौर्य सम्राट अशोक को इस नाम से बुलाया गया है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से बताना है आपको प्राचीनतम राजवंश इसमें कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश है इसमें से मौर्य, ठीक है, इसमें से जो है वो है आपका मौर्य, ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों कौटिल्य और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों कलिंग विजय के दौरान जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो थे दोस्तों चाणक्य, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का जो स्तूप है दोस्तों वो बौद्ध, ठीक है, कला का निरूपण करता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसे राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। और आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया, दोस्तों सही है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की? शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने, दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसका समकालीन था ये आपको बताना है। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है, ठीक है। सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। केवल 3 दोस्तों सही होगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया वो कौन था? इसमें से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था,
ठीक है, जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त किसने की थी, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों चंद्रगुप्त। ठीक है, दक्कन तक पहुंच गया था ये। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज जो था, ठीक है, यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने भारतीय समाज को 7 भागों में 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक, ठीक है, नीतियों पर विचार डालता है। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से ये बात पता चलती है? तो इसका सही जो है ये आपका रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से पता चलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो किस स्तंभ पे है ये? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भब्रू स्तंभ। ठीक है, भब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? ठीक है, इसमें से बताना है कि भारतीय साहित्यिक कृतियों में दीर्घ निकाय क्या है। तो इसका देखते हैं हम लोग। पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ, मुद्रा राक्षस से संबंधित विभिन्न गद्य व पद्य रचनाएं, महावीर के उपदेशों का संग्रह, कौटिल्य की लघु कथाओं का संग्रह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं था? दोस्तों मौर्य वंश के पतन का कारण इसमें से कौन सा नहीं था ये बताना है। तो उत्तर भारत से विदेशी आक्रमण होने लगे थे, उत्तराधिकारी अयोग्य थे, अतः केंद्रीकृत शासन कमजोर हो गया, आर्थिक दशा खराब हो गई थी, अशोक की नीतियों के प्रति ब्राह्मणों में विद्रोह था। दोस्तों ये सब थे, ये नहीं था। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे थे, ये कारण नहीं था दोस्तों, बाकी सारे कारण थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? ठीक है, तो दक्षिण भारत में ईसा पूर्व में ये सभी चोल, चेर, पांड्य ये सभी साम्राज्य का विकास हुआ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। और पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पांड्य वंश का जो केंद्र था दोस्तों वो था आपका मदुरई। दोनों याद रखिएगा, चोल वंश तंजौर और पांड्य वंश मदुरई। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस उससे की जाती है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा वैसे ही मैकियावेली ने प्रिंस, तो इसकी तुलना वैसे की जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य थे ना, तो वो किसके समकालीन थे? वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पढ़ते हैं कथन फिर देखते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ठीक है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में कराया, ये भी सही है। गांधार कला का विकास इसी के काल में हुआ, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो था इसमें से देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान महायान। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा का, ठीक है, समर्थक था। इसी का प्रसार वो उसने किया। ठीक है, तो 55 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध लेखक अशोक घोष
एवं नागार्जुन किस वंश की समकालीन विभूतियाँ थीं? प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष एवं नागार्जुन किस वंश की समकालीन थी? तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो होगा आपका कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश यानी आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा सातवाहन वंशकों की जो थी वो थी आपकी प्राकृत भाषा में। ठीक है, शुंग वंश, अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद दोस्तों भारत पर राज्य किया था कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पेन चाओ, याद रखिएगा पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तांबे के सिक्के किसने चलाया था ये पूछ रहा है। तो दोस्तों कुषाणों के द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए भारी मात्रा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही है, ये सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। नहीं दोस्तों, ये सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चरक कौन थे? चरक जो थे कनिष्क के काल में थे और वो एक चिकित्सक थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 62 का ए ऑप्शन इसको सही होगा। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है? गांधार शैली अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गांधार शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो हुआ है कनिष्क के समय में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंडिका मूलतः लिखी गई है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो इंडिका जो लिखी गई है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। 64 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम गोल्डन प्रश्न है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे प्रश्नों को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार दो बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है ये आपको बताना है। और चलिए देखते हैं। प्राचीन जो नाटक है मुद्रा राक्षस विषय की वस्तु प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। नहीं। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कहानी। नहीं है। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में है। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, पढ़े हैं ना अभी आप, ये आया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सौंदरानंद, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की है दोस्तों। किसकी है? अश्वघोष की। ठीक है। जो कला भारतीय एवं ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? दोस्तों हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसको किस नाम से पुकारा गया है? कुड़िक के नाम से बुलाया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 232 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी इसकी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेबीलोन में। ठीक है, जब वापस जा रहा था बेबीलोन में इसकी सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उसको ज्येष्ठक कहा गया है। ठीक है,
पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ज्येष्ठ होता है, उसी से बना है ये ज्येष्ठ। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? दोस्तों ये दूसरी बार क्वेश्चन फिर से आ गया। अब बताइए, इसका पहले आंसर बताया था मैंने। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? ठीक है, अशोक को भेजे थे बिंदुसार तक्षशिला में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? ठीक है, तो अशोक का जो शासन माना जाता है वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी के बीच में वो भी तो हुआ था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसी का शासन था उस समय अशोक का। 269 से 232 तक इसका माना गया है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक। अशोक ही था ऐसा जो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर उसने राजधर्म की स्थापना किया, इसीलिए तो महान अशोक कहलाया। महान अशोक डैश वंश के थे? महान अशोक जो थे वो किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे दोस्तों। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी के काल में हुई थी। कला की गांधार शैली से किसका संबंध नहीं है? कला की जो गांधार शैली है उससे किसका संबंध नहीं है? तो खजुराहो का नहीं है दोस्तों, एलोरा का है, अजंता का है, एलिफेंटा का है। गांधार शैली के सब बने हुए, खजुराहो नहीं है गांधार शैली में। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का दोस्तों प्राचीन नाम था अवंतिका। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था बताना है आपको। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसमें जो है अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों, वो हर्यक वंश का शासक है। बाकी सब हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुणाल। ठीक है, अशोक का ये उत्तराधिकारी थे, अशोक के बाद से। अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की विवत्सा व्यक्त की गई है? किस शिलालेख में ये किया गया है? तो ये है आपका जो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें धर्मादेश। ठीक है, इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार आपको करना है। ठीक है, सातवाहन है, गुप्त है, शुंग है, चोल है। इसका जो सही कालानुक्रम है वो आपको बताना है कि इसका सही कालानुक्रम क्या है। तो सही है, देखिए पहले चोल हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा शुंग वंश, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सातवाहन, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में गुप्त आ जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 यानी बी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा है वो बनाई गई थी कुषाण काल में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो कि बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। चैत्य जो होता था पूजा स्थल को कहा जाता था, जबकि बिहार निवास स्थान को कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्तों। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? और ये था हाथी दांत के काम हेतु। वारंगल हाथी दांत के काम हेतु प्रसिद्ध था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य से सबसे पहले व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किसने स्थापित किए थे? रोमन साम्राज्य में सबसे पहले व्यापारिक संबंध, ठीक है, किसने स्थापित किए थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, तो वो है आपका धर्मदेव। पढ़े हैं ना अभी हम लोग, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का, सॉरी दोस्तों, प्रियदर्शी उसको कहा गया है ना, देव नाम प्रियदर्शी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महापात्रों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो किस शिलालेख पर जो है धर्म महापात्रों का उल्लेख हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो पंचम शिलालेख है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ठीक है, किस में अशोक के शिलालेख नहीं है ये आपको बताना है। तो गिरनार में तो है, उसका कई शिलालेख पाया गया, कांधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में उसका कोई शिलालेख नहीं मिला। अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो समकालीन था दोस्तों। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य मत लगा दीजिएगा, ये बहुत बाद में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद जब घनानंद जब की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की, यानी मौर्य वंश की शुरुआत होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका तक्षशिला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मेगास्थनीज यूनानी दार्शनिक था, इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था भारत में और इसने इंडिका पुस्तक लिखी, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, वह है, बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट वर्णन किस में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त के समय में, ठीक है, ज़्यादा वर्णन हुआ है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक संबंधित है किससे? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है दोस्तों वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। ठीक है, किससे है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के में जो है शिलालेखों में जो है प्रमुख रूप से कौन सी भाषा है? अशोक के शिलालेखों में प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग है। ठीक है, प्राकृत भाषा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, बी। ठीक है, प्राकृत लगाइएगा आप लोग। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे इंडो बैक्टीरियम। ठीक है, इंडो बैक्टीरियम जो थे वो स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। सूची 1 का सूची 2 के साथ देखिए दोस्तों, मिलान करना है कि किसको, एक तरफ सूची 1 है, नाम दिया हुआ है शासकों का, दूसरी तरफ उनको किस नाम से पुकारा गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। ए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया है दोस्तों। ए का 2 होगा। ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा, बिंदुसार है तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। अशोक को हो जाएगा प्रियदर्शी, यानी सी का 1 हो जाएगा, और चाणक्य को विष्णुगुप्त, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? 2 3 1 4। तो दोस्तों 2 3 1 4 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक सही है, बुद्ध चरित नो ये गलत है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है, हर्षचरित बाणभट्ट सही है। यानी आपका जो होगा इसमें 1 3 4, यानी 1 3 4 किसमें है दोस्तों? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। ठीक है, कई आक्रमण रहे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैक्ट्रियन ग्रीक ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कर्नल मैकेंजी ने सर्वप्रथम इस स्तूप की खोज की। वह सातवाहन कालीन स्तूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था, परंतु यह अब अपने मूल स्थान पर विनिष्ट हो चुका है। यह कथन निम्न में से किस स्तूप से संबंधित है? ये आपको बताना है दोस्तों। ये संबंधित है अमरावती स्तूप जो है। ठीक है, उसके लिए ये बात कही गई। आगे बढ़ते हैं,
कलिंग राज खारवेल के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। असत्य इसमें कौन सा है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, सही है। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख देखिएगा ये आप लोग, ठीक है। गुम्फा अभिलेख वह कलिंग के चेदी वंश का तीसरा शासक था, ठीक है, सही है। उसका राज्याभिषेक 24 वर्ष की आयु में हुआ था, ये नहीं दोस्तों, गलत है ये, ठीक है। सी ऑप्शन इसका असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। मौर्योत्तर काल से कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, सारे मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। शुंगवंश, कर्णवंश, चेदी वंश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्णवंश से संबंध में असत्य है, कर्णवंश से संबंध में कौन सा इसमें से असत्य बताना है। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कर्णवंश की स्थापना की, ये सही है। वासुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया, ये भी सही है। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा कर्णवंश के 3 शासक हुए, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से जो है सारे सही हैं दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही कालानुक्रम है, पहले मेगस्थनीज आया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, यानी पहले आपका हो जाएगा 3, फिर आया फाह्यान, ठीक है, फिर आया आपका हेनसांग, ठीक है, फिर आया कौन, इत्सिंग। 3-1-4-2 यानी बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। तो देखते हैं, इसमें है आपका संस्कृति, कला एवं साहित्य, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। सोने के सिक्के नहीं, मौर्य नरेश में नहीं, सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं, ठीक है। ग्रीक वाले जो थे ना, वो बैक्ट्रियन, उसने शुरू किए थे सोने के सिक्के। प्रांतीय विभाजन, ठीक है, सही है। हिंदकुश तक साम्राज्य, एकदम सही है, डी, यानी ACD, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था, ये आपको बताना है। और सिकंदर महान का जो समकालीन था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कनिष्क के समकालीन कौन थे, कनिष्क के समकालीन बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। तो ऐसा किया था सातवाहन वंश के शासकों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ, ठीक है, किसने किया, पर्दा का शुभारंभ किसने किया, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनानियों ने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट जो है किसने आरंभ करवाया, सिल्क रूट का आरंभ कराया था दोस्तों कनिष्क ने, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्यों अपनाया, इसका कारण क्या था। तो इसका जो कारण था दोस्तों वो था जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित हुए, ठीक है। अब आगे देखिए विक्रम संवत बताइए कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 57 ईसा पूर्व से, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ना। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम, तो उज्जैन का प्राचीन काल का नाम अवंतिका, ठीक है, सी ऑप्शन मारिएगा इसमें। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई दोस्तों, भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो किसने चलाई थी, वो चलाई थी यूनानी शासकों ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, ठीक है, भारत आया। तो इसका सही आंसर है गोंदोफर्निस, ठीक है, गोंदोफर्निस के शासनकाल में, ठीक है, ये भारत आया था गोंदोफर्निस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली,
तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी थी? इसका जो सही आंसर है वो है मौर्य शासकों की, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस को उसने कब पराजित किया था? ये इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस को पराजित किया। 123 का जो है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में अर्थशास्त्र का कौटिल्य का जो लिखा हुआ है इसमें भी मिलेगा आपको, मेगास्थनीज इंडिका ये भी मिलेगा, मुद्रा अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है, ये सारी पुस्तकों में जो है मौर्य वंश का जो है, ठीक है, जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहरें चलाई थी? तो किसने चलाई थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कुषाण शासकों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर है दोस्तों कनिष्क, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 ईसा से हुआ है? तो शक संवत का प्रारंभ जो है किसने शुरू किया? उसने आपका हो जाएगा कनिष्क ने, ठीक है। शक संवत, विक्रम संवत किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व, और ये आपका कनिष्क हो जाएगा शक संवत 78 ईसा पूर्व से, ठीक है, 70 ईस्वी से शुरू किया, सॉरी ईसा पूर्व ने। आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तो तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिंबिसार मगध वंश का था, ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश के थे, ये भी सही है। अग्निमित्र ये शुंग वंश के थे, ये भी सही है। शशांक कर्ण वंश के, नहीं, गलत हो गया, ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ मिलती है 16 महाजनपदों की? तो ये मिलेगा आपको अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म में निम्न में से किन तत्वों का निषेध किया गया है? उग्र व्यवहार, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सभी का निषेध मिलेगा। 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था। स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, ठीक है, सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, दोस्तों सारे सही हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जाता है? ठीक है, विदेश व्यापार में। तो आइए देखते हैं इसमें। अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना, तो सही है बिल्कुल। सुरक्षित समुद्री विदेशों से अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पादन करना यवनों द्वारा दक्षिण भारत, ये ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन स्थान एक कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केंद्र भी था? उसका नाम आपको बताना है दोस्तों। तो उसका नाम तो सही है पुहार, ठीक है। पुहार जो था एक कृत्रिम बंदरगाह था, ठीक है, और सीमा शुल्क केंद्र भी था, ठीक है। किसके दौरान? संगम काल में भारत द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख क्या थी? तो इसमें जो प्रमुख था दोस्तों वो है आपका सोना व चांदी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का जो समकालीन था वो बताना है आपको। तो सिकंदर महान का, ठीक है, जो समकालीन था वो बी ऑप्शन होगा, घनंद था, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया? अलबरूनी, फाहियान,
रेनेसां, मेगास्थनीज। इसमें कौन सबसे पहले आया था? तो आया था वो, बाद में सबसे पहले आया फाहियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 138 है ना, 138 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा इसको, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना होगा। ठीक है, बताइएगा आप पूरा वीडियो देखने के बाद। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण था, वो बताना है आपको। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। दोस्तों ये सारे थे, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और ठीक है, एक तरफ राजा है और एक तरफ उसका राज्य है। ठीक है, ये आपको बताना है। मिलाइए। प्रगोत को मिलाएंगे किसके साथ? प्रगोत जो था अवंती राज्य का था, ए का 3 के साथ मिलाएंगे। ए को किससे मिलाएंगे? 3 से मिलाएंगे। बी को किससे मिलाएंगे? उदयन को। बी को मिलाइए वत्स से, सही है। बी को मिलाएंगे वत्स से, यानी 2 हो जाएगा, बी का 2। सी को मिलाएंगे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत को मिलाएंगे कौशल नरेश। ठीक है, सी को मिला दीजिए 4 से। डी को किससे मिलाएंगे? डी को मिला दीजिए अजात शत्रु है ना, तो मगध से मिला दीजिए 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 मतलब हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे ये खोदी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कलिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सालभाजका शब्द, ठीक है, सालभाजका शब्द का निम्न में से किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है सालभाजका जो शब्द है दोस्तों, ये प्रयोग हुआ है बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर वृक्षों के नीचे शाखाओं को पकड़कर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी स्त्रियों की मूर्तियों के लिए ये किया गया है। ठीक है, सालभाजका शब्द का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? ठीक है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना जो है वो की गई है मयो देवता से किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियां जो थी चौल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसके संघर्षों में मुख्य कारण था उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा सबकी थी। संगम काल में मंत्रियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? संगम काल में, ठीक है, मंत्रियों को अमेचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमेचार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, ये एक शक्तिशाली शासक था, तो करिकाल का जो संबंध था वो था आपका चोल वंश से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता? ठीक है, पुरोहित, अमात्य, धम्महाम्यात, रज्जुक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, इसका नहीं मिलता है पुरोहित का, बाकी सब आपको मिलेगा। ठीक है, धम्म, महामात्य, अमात्य, रज्जुक ये सब मिलेंगे आप, केवल एक इसका जो है आपको उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। नहीं दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी गलत है। 9-1, 9-2, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल दोस्तों सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सातवाहनों के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सातवाहनों के बारे में सत्य नहीं है, आइए देखते हैं। प्रथम सदी ईसा पूर्व सातवाहन वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा, एकदम सही है ये। सातवाहनों ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए, नहीं, गलत है। सातवाहनों की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी, नहीं दोस्तों। साम्राज्य विस्तार एवं समुद्री व्यापार में वृद्ध सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं थी, सही है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? 2 और 3 यानी बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति हैं
और ये उनकी लेखन कृति है। आपको मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित्र, ये तो एकदम बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है। और नागार्जुन माध्यमिक सूत्र, ये भी सही है। पतंजलि है आपका योग सूत्र, और रामानुज वेदांत संग्रह, यानी 1 2 4 3 1 2 4 3 आप लगा दीजिए बी ऑप्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम संगम की अध्यक्षता अक्तिन्यानार ने की। द्वितीय संगम की अध्यक्षता अक्तियानार और तोलिकापिटियम ने की, बारी बारी से की थी। और तृतीय संगम की स्थापना नकीरन ने की, या उपरोक्त इसमें सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसमें जो है संगम से संबंधित हैं, और ये सब सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अशोक की अहिंसा की नीति, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन की, ठीक है, अहिंसा उसने अपना लिया था। और अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी, ये भी सही है दोस्तों। विदेशी आक्रमण, ये नहीं है। अशोक की बौद्ध धर्म समर्थक की नीति का, ठीक है, ये 3 कारण माने गए, 1 2 4। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 152 का जो है आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अमरावती शैली की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो अमरावती शैली की विशेषताएं इसमें से जो हैं आपकी, चित्रों के सफ़ेद संगमरमर पर उकेरा गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मूर्तियों के लंबे पैर व समान आकृतियां हैं, ठीक है। मुख्य विषय मानव है, मुख्य विषय इसका जो है वो कौन है? मानव है, ये भी सही है। और स्थापत्य प्रतिनिधित्व में राजा एवं राजप्रसाद को प्रमुखता दी गई है, नहीं दोस्तों गलत है। 1 2 इसका, और 3 ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासक अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। मौर्य शासक अशोक के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले वह ग्वालियर एवं विदिशा का राज्यपाल रह चुका था? नहीं। उसे देवनाम प्रदेशी देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी मतलब आकर्षक व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। कलिंग विजय के उपरांत उसने कलिंग के शासकों को गद्दी वापस सौंप दी? नहीं। अशोक ने प्रशासनिक सुधारों के रूप में सत्ता का विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया? नहीं। यानी केवल 2 सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, देखिए सुमेलित करना है आपको। तो ए महामात्य जो था वो कौन था? प्रांतीय वायसराय, ठीक है। A4, 1 का 4 से आप मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? 1 को 4 से मिलाएंगे, ठीक है। बी को किसे? कुमारामात्य, बी को मिलाएंगे आप विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग था ये, ठीक है, 3 से मिलाएंगे, बी का 3। सी को मिलाएंगे आप उपारिक था प्रांतीय एवं भुक्ति का गवर्नर, 1 होगा, ठीक है। और डी मिलाएंगे आप, डी मिलाएंगे जो बचा है 2 से, ग्राम का मुखिया, ग्रामिक जो होता था वो ग्राम का मुखिया। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रचारकों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा? महारक्षित, महेंद्र, सोन और दीपांकर। दोस्तों सबको भेजा था उसने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मात्रा में रोमन स्वर्ण सिक्के भारत में किस स्थान पर मिले हैं? स्वर्ण सिक्के भारत के किस स्थान पर मिले हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। निम्न राजाओं पर विचार करिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे ये आपको बताना है कि बुद्ध का समकालीन इसमें कौन था। तो इसमें दोस्तों अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। बिंदुसार तो बहुत बाद में आया था, मौर्य वंश में आएगा ये, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये हो गया ना 1 और 3, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर जब आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय था नंद वंश का शासन, ठीक है। 59 का ए आपका 159 का ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था दोस्तों मगध। मगध जो था सबसे सर्वशक्तिशाली था उस समय, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस देवता की उपासना तमिलों ने शुरू की थी? तमिल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो मुरुगन जो देवता थे तमिल के सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ दोस्तों मिलान करना है, इसका कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है, ठीक है। तो शुंग देवभूति एकदम सही है। कर्ण रुद्र सिंह तृतीय, बी का 4 से मिलाएंगे दोस्तों। ए का तो 1 होगा, बी का आप मिलाएंगे 4 से, ए का 1 बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और हिंद यवन हर्मियस, ठीक है, सी का आप 3 से मिलाएंगे। और डी शक सुशर्मा, डी आप मिलाएंगे 2 से। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुषाण जो शासक है कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो उसने कुल 23 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। उसने भारतीय कला, धर्म एवं संस्कृति को पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया। कनिष्क ने कश्मीर में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ये कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में रोम से सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किसका आयात किया जाता था? तो रोम से सर्वाधिक मात्रा में जो आयात होता था दोस्तों वो होता था आपका सोना और चांदी था ना, इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मौर्योत्तर काल में निम्न में से किस विवाह को हेय समझा जाता था? तो हेय जो समझा जाता था वो गंधर्व विवाह को हेय समझा जाता था। प्रमुख सातवाहन शासकों का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? तो सातवाहन शासकों का प्रमुख जो कालानुक्रम है वो है सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। किसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया दोस्तों? किसने जो है बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था? और वो था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, बाकी सबने बौद्ध धर्म को अपनाया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था किसने? कनिष्क ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो राज्य की ओर से व्यापारिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था, सही है। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से व्यापार अधिक सुरक्षित है, ये भी सही है। जल मार्ग से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार चीन के साथ, गलत है। स्थल मार्ग से तक्षशिला से भारत का व्यापार काबुल, बैक्ट्रिया और पश्चिमी देशों के साथ होता था, बिल्कुल सही है। यानी आपका 1 2 4 यानी सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक हुआ? ये आपको बताना है। इसमें अशोक के बाद जो है कौन से मौर्य वंश के शासक हुए? तो इसका जो सही आंसर है कुणाल, संप्रति, विगताशोक, वीर सिंह, शालिशुंग, सब हुए ये सभी। डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हुआ, ये मौर्य वंश के बाद थे। संगम काल में दक्षिण से उत्तर के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त था? वो आपको बताना है। संगम काल में दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर अगर आप जाएंगे तो आपका जो सही कालानुक्रम मिलेगा वो मिलेगा उज्जैन, प्रतिष्ठान, कांची, फिर मदुरई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारतीय समाज जो है साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में जो है इसमें कहाँ पे है? कालसी में है। बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। रोमन व्यापार में सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? रोमन व्यापार में सर्वाधिक लाभ किसे हुआ ये बताना है। तो ये हुआ था कुषाणों को, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो 13वां शिलालेख, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी पे मारिएगा। कलिंग युद्ध, ठीक है, 13वां शिलालेख याद रखिएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे, मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में
कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति की सदा के लिए त्याग दिया। दोस्तों 177 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वृषल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है मुद्रा राक्षस में। ठीक है। कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो वसुदेव था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? दोस्तों तो इसमें किसका? सातवाहन शासकों का नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, बाकी चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र, ये सब का उल्लेख आपको मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। रुद्रदामन प्रथम शासक सही है। गोंडोफर्निस पर्थियन राजा था, ये भी सही है। कनिष्क कुषाण का शासक था, ये भी सही है। कड़फिसेसस हिंदी एवं शाखा, नहीं दोस्तों ये गलत है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच था? तो दोस्तों जो तक्षशिला है वो आपको मिल जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी आज पाकिस्तान में है ना ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने नंदी वंशक शासक घनानंद की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की? ये आपको कहाँ से मिलेगा इसका वर्णन? तो दोस्तों इसका जो वर्णन मिलेगा वो आपका मिलेगा पुराणों से, पुराणों में भी मिल जाएगा, बौद्ध ग्रंथों में मिल जाएगा, मुद्रा राक्षस में मिल जाएगा, अर्थशास्त्र में मिल जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच हुए युद्ध के उपरांत जो संधि हुई उस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। तो इसका है, इस संधि के तहत सेल्युकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और परिपेमिसदाई के प्रदेश दे दिए। संधि के परिणाम स्वरूप हिंदुकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्युकस के राज्य के बीच की सीमा बन गया। ठीक है, संधि के तहत सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों, उपरोक्त इसका सही है। दोस्तों ये रहा 184 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो इसकी तैयारी आप जरूर कर लीजिए, एक बार दो बार इस वीडियो को अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि एकदम सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मौर्य और मौर्योत्तर युग से मैंने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो मौर्य और मौर्योत्तर युग से जो भी प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।